लास्ट क्लास में हमने एक वर्क डन किया था माइनस पी डेल्टा वी। आज एक और वर्क डन करके फिर दोनों में फर्क समझेंगे, दोनों वर्क डन क्या है, कहाँ क्या करना होता है। वील अंडरस्टैंड दैट। नोट करिए, लास्ट क्लास में हमने वर्क डन को कुछ किया था और आपको ये कहा गया था भूल के मत आना। तो अब आज की क्लास स्टार्ट होती है। वर्क डन अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? माइनस पी डेल्टा वी। और माइनस क्यों लगाया गया था? टू मेंटेन दैट रिलेशन विद कन्वेंशन, कि एक्सपेंशन के वर्क डन के आगे हमेशा माइनस आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन के वर्क डन के आगे हमेशा प्लस आना चाहिए। तो वो माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ वो है और कोई नहीं है। कल को आपको हाँ हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में वर्क डन माइनस होता है, राइट? तो आप बताइएगा जो माइनस वर्क डन है वो एक्सपेंशन को इंडिकेट करने के लिए है। सेकेंडली, हमने कुछ ग्राफ किए थे पीवी आइसोथर्म्स, और उन पीवी आइसोथर्म्स में आप लोगों ने क्या चीज देखी थी? आप लोगों ने देखा था एरिया कवर्ड अंडर दैट ग्राफ गिव्स मी दैट पी डेल्टा वी मींस वर्क डन। साइक्लिक भी थे उसमें, इलिप्स की भी बात हो गई थी, वो सब कुछ हमने किया था। उसके बाद एक दूसरा वर्क डन आपके पास आता है। आइसोथर्मल का क्या मतलब था? आइसोथर्मल का मतलब था आपने टेम्परेचर नहीं बदलने दिया। अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलने दोगे, एक्सपेंशन दिख रहा है सबको। अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन का फर्क हम सब जानते हैं, इसमें तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं। फिर एक चीज और दिख रही है, रिवर्स। रिवर्स उस फास्ट चेंज में आप क्या देखते हो? वॉल्यूम कितना बड़ा चेंज हुआ, 2 लीटर से 1 लीटर हुआ या 4 लीटर से 10 लीटर। लेकिन इरिवर्सिबल के बाद जब मैं बात करती हूँ रिवर्सिबल की, वेरी स्लो। और बहुत स्लो चेंजेस में हम क्या किया करते थे? बहुत स्लो चेंजेस में हम बहुत छोटा सा वैल्यू डिफरेंशियल में ऑब्जर्व करके उसको इंटीग्रेट करते थे। तो अब मैंने यहां पर क्या किया है बच्चों? पी एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि जिस प्रेशर के अगेंस्ट काम हो रहा है उसी प्रेशर की बात करूंगी मैं। तो पी एक्सटर्नल, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? डेल्टा वी से नहीं। अगर मैंने यहां डेल्टा वी लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। डेल्टा वी की जगह मैंने अगर डेल वी लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल चेंज। तो अब लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ चेंज और अब पढ़ा हुआ चेंज, वर्क डन, आपको समझ आना चाहिए। तो पी एक्सटर्नल इनटू डेल वी यानी इनफाइनाइटिसमली स्मॉल चेंज, वो एक रेत के दाने के बराबर उठा दिया मैंने, फोर्स कम कर दिया। तो उस हिसाब से मैं चलूं तो ये होना चाहिए वर्क डन, ठीक है भाई। लेकिन आप लोगों ने रिवर्सिबल जिस दिन पढ़ा था उस दिन एक बात पढ़ी होगी, दो ऑपोजिंग फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, लगभग सिमिलर। फर्क होगा तो नाम मात्र फर्क होगा। जो फोर्स मैंने धागे वाले एग्जांपल से बताया था, जो फोर्स मैं ऊपर से रिलैक्स कर रही हूं और जो फोर्स उसको ग्रेविटी खींच रहा है और मैं खींच रही हूं, उसमें बहुत जरा सा डिफरेंस होगा। सो कैन आई से ऐसे केसेस में, कैसे केसेस? रिवर्सिबल, P external is approximately equal to P internal। जो फर्क है वो इतना छोटा फर्क है कि शायद आप ऑब्जर्व भी ना कर पाए, एक रेत के दाने बराबर फर्क है। तो इफ दिस इज सो, तो मैं जब चाहे P external की जगह P internal लिख सकती हूँ, यस। लेकिन थोड़ा सा फर्क तो है ही। तो हाउ शुड आई शो इट? P external is equals to P internal plus minus dP. What is this small d? Differential change, very small change. And what is this? Pressure. प्रेशर में शायद डेसिमल्स में जाके जरा सा चेंज होगा, 0.000001, इतना छोटा सा चेंज होगा। तो ये दोनों तो बराबर से ही हुए। जब ये दोनों बराबर से हुए तो मैं पी एक्सटर्नल की जगह ये पुट कर दूं, ऑल दो बराबर से की जगह मैं तो स्मॉल चेंज में पूरा का पूरा ये पुट कर रही हूं, कर दूं ये पुट। प्लस और माइनस दोनों पुट कर सकते हैं, इसकी टेंशन मत लेना कि माइनस प्लस एक ही क्यों लिखा आपने, कुछ ही लिख लोगे, फर्क नहीं पड़ने वाला लंबा चौड़ा। बट फिर भी मैंने लिख दिया। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या होगा? ये दोनों इतने छोटे, एक है 0.00001 और दूसरा है पॉइंट के बाद 15 जीरो और 1, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? और भी छोटा। इतनी छोटी वैल्यू को तुम प्लस कर लो या तुम माइनस कर लो, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सिंस दो बहुत छोटी वैल्यूज को मैंने प्रोडक्ट में जब लाई तो उससे क्या हुआ? और छोटी वैल्यू आ गई। इतनी छोटी वैल्यू को मैंने क्या करना है बच्चों? इग्नोर कर देना। जब इसको इग्नोर कर देना है तो मेरा डेल्टा डब्ल्यू मींस वेरी स्मॉल वर्क डन। एक रेत का दाना उठाया, गैस एक्सपैंड हुई, उसमें उसने कुछ काम किया और वो काम कितना था?
तो अगर आप देखें इक्वेशन 1 और 2 में कोई 1 और 3 में कोई फर्क है, सिर्फ एक फर्क, यानी कभी भी रिवर्सिबल वर्क डन मिले, तुम चाहे इंटरनल प्रेशर पुट कर दो चाहे एक्सटर्नल प्रेशर पुट कर दो, दिक्कत नहीं आएगी। यही बता रहा ना इक्वेशन 1 और 3, इफ टेकन केयर प्रॉपरली, इक्वेशन 1 और 3। और यहां तक उम्मीद है लगभग सभी लोग नोट भी कर चुके थे। ठीक है जी, इसको अब मैं सॉल्व कैसे करूं? मेरे को मैथ्स नहीं आती जो मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर लूं। आप मुझे वर्क डन निकालने लायक बताइए कि मुझे बताओ एक गैस ने पिस्टन को धक्का मारा, इतनी एक्सपैंड हुई, 4 दिन लगे उसको इतना एक्सपैंड होने में, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज था, मेरे को पेपर पे निकाल के देना इस गैस को कितना काम करना पड़ा, दैट्स इट। मेरे से सवाल ये पूछा जाना है इस सब्जेक्ट में। तो उसके लिए अब जो छोटा सा चेंज हुआ है एक्सपेंशन में, उसको बड़े चेंज में कन्वर्ट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। थोड़ा सा टुकड़ा लास्ट क्लास में भी इसकी बात हुई थी, तो देखिएगा अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट। अब मैंने एक्सटर्नल की जगह क्या पुट कर दिया? इंटरनल, और कॉन्फिडेंस से पुट किया। जब इसको इंटीग्रेट किया तो जो ये पी इंटरनल है प्रेशर, ये ध्यान है सबको, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो P की जगह क्या मैं nRT बाई V पुट कर सकती हूँ? कर दिया, ये पकड़ा गया, dV बाई V। ये वेरिएबल है, वॉल्यूम बदल रहा है, और जो भी चीज कांस्टेंट है उसको क्या इंटीग्रेट करूंगी? उसको तो बाहर लेके आना है, राइट? तो मैं nRT के पूरे उसमें कांस्टेंट को उठा के ले आई बाहर, अंदर क्या है? dV बाय V। जब मैंने इंटीग्रेट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब इस तरह की आप इंटीग्रेशन करते हैं आपको लेके आना पड़ता है उसके रिजल्ट में लॉग। जब भी आप इंटीग्रेट करते हो डीवी बाई वी, उसमें आ जाता है इंटीग्रेशन का साइन हटा के नेचुरल लॉग, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कायदे से यहां आना चाहिए था नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट। लॉग में माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो हमने क्या कर दिया? नेचुरल लॉग V2 माइनस की जगह डिवाइडेड बाय V1। लेकिन मेरे को फिर नेचुरल लॉग तो आता नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूं? एक अल्फाबेट और आपने दे दिया, वी कैन नॉट डील अल्फाबेट इन दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसके लिए नेचुरल लॉग को आपको किसमें कन्वर्ट करके दे रहे हैं? आई होप थोड़ा बहुत कच्चा पक्का सुना होगा आपने, लॉग बेस 10 2.303। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब वो जो ये फॉर्मूला था, देखना क्या हुआ, कौन से वर्क डन की बात हो रही है? रिवर्सिबल, REV। आगे साइन क्या है? माइनस। नेचुरल लॉग की जगह क्या आ गया? 2.303 और लॉग। अच्छा, बीच में एनआरटी था, मैंने वो सेट कर दिया एनआरटी। लॉग के बाद क्या लिखूंगी? V2 माइनस V1, या मतलब अगर लॉग में माइनस को क्या कर देते हैं? डिवाइड, तो लॉग के बाद मैं ये भी लिख सकती हूँ V2 बाय V1, जिसको बॉक्स किया है। आज जो लास्ट क्लास में जो डीपीपी देनी थी नहीं दी थी, इसीलिए कि 60% क्वेश्चन इस पे, इस बॉक्स पे। आई होप सबके पास ये बॉक्स है, ये फॉर्मूला मैंने डीपीपी ही करानी है आज काफी। अगर मैं देखूं, अच्छा इतने लोगों का पेन उठा है, मतलब आपके बॉक्स में नहीं, यहां तक हम पहुंचे नहीं थे। नोट करिए इसको, ये मेरा फर्स्ट डीपीपी का 60% हिस्सा यही है। नोट। जब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, अब मैं सॉल्व कैसे करूं? ठीक है, वर्क डन निकालने को आप दे रहे हो 2.303, आई कैन डू। व्हाट इज एन? एक एक चीज का सिग्निफिकेंस समझते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं। एन इज नंबर ऑफ मोल्स। या तो क्वेश्चन में सीधे दे रखा होगा इतने मोल्स, या दे रखा होगा 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या दे रखा होगा 16 ग्राम अमोनिया, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी। मोल्स तो मैं मानती हूं हम पकड़ लेंगे। उसके बाद है आर। व्हाट इज आर? किसी ने सुना है? ना, मैंने कराया है, पिछले चैप्टर्स में कराया। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। आर इज, नहीं भी सुना तो अब सुनेंगे आप। आर इज गैस कांस्टेंट। आपने आज एक इक्वेशन देखी थोड़ी देर पहले, जो इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये इक्वेशन देखी ना थोड़ी देर पहले? क्या था पीवी? प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी गैस, अभी गैस के एक्सक्लूसिवली गैस के बारे में बात कर रहे हैं, आई होप लास्ट क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था। इट इज इक्वल्स टू nRT। व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स। मैटर तो फिक्स है, नई गैस नहीं डाल रही, गैस को फैला रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, मैटर इज फिक्स्ड। व्हाट इज टी? टेम्परेचर। और आइसोथर्मल चल रहा है कल से, तो
आइसोथर्म्स बन रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर भी एक कांस्टेंट है, इक्वालिटी कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू मैं अभी नहीं लिखवा रही, हर न्यूमेरिकल में लिखवाती जाऊंगी, फिर आप इसकी सारी वैल्यूज, 3 वैल्यूज हैं, तीनों नोट करेंगे। बट आगे आगे आज की क्लास मेनली इसी पे है। सो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। कैन आई से पीवी इज एक्चुअली कांस्टेंट? एन भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर अपने आप में एक कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट। यस, पीवी इज नथिंग बट कांस्टेंट। किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड वो आइसोथर्म हो। अब आप ये सोचिए गैस का कैसे बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। इसके थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स, इसके हमें एक ही तरह के डाउट से डर लगता है, थ्योरेटिकल डाउट्स। हमें न्यूमेरिकल डाउट से कभी डर नहीं लगेगा, इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, दिक्कत आनी है थ्योरेटिकल डाउट्स। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, पीवी ऑफ एन आइडियल गैस इज कांस्टेंट। पी और वी का प्रोडक्ट आइडियल गैस का हमेशा फिक्स रहेगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड यू आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट, नंबर ऑफ मोल। ऑब्वियसली वो लास्ट क्लास में हम बात ही कर रहे हैं, पीवी कर्व बिना कांस्टेंट टेम्परेचर के आप नहीं बना सकते, शुरू ही नहीं कर सकते। सो पीवी इज व्हाट, किसी भी गैस का कांस्टेंट होगा, आइडियल गैस का, सॉरी, आइडियल गैस का पीवी हमेशा कांस्टेंट होगा। ये मेरे को स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जो उड़ा दिया गया है सिलेबस से, वहां से आती है इंफॉर्मेशन, और मुझे आगे हर चैप्टर में यूज करनी है। सो इफ दिस इज सो, अब मेरे को एक ही इशू रह गया, भाई आर की वैल्यू बता दो, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और व्हाट इज दिस एलओजी, क्या करूं इस लॉग का, क्या पुट करूं, कैसे करूं? पहले आज का आधा एक घंटा इसी पे बात होगी, इसके क्वेश्चंस होंगे। बट इक्वेशन रट गई, समझ आ गई, कि सिंबल का मतलब समझ आ गया। नाउ किसी भी आइडियल गैस के लिए पीवी कांस्टेंट है, इसका वैसे क्या मतलब है? इसका मतलब ये, मान लीजिए किसी गैस का प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 5 लीटर, पी इंटू वी कितना, 10 एटमॉस्फेयर लीटर ऑफ कोर्स। अगर उसके प्रेशर को मैं कर दूं 1, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10। अगर किसी क्वेश्चन में मैं ये करूं तो पूछना मत कैसे किया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा। आपने जितना प्रेशर घटाया उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, जितना प्रेशर घटाया उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टू मेक श्योर पीवी कभी चेंज ना हो, अनलेस यू आर चेंजिंग टेम्परेचर, वो तो फिर लॉ ही नहीं ओबे होगा। सो ये एक वो बात जो इतने क्वेश्चंस में मिलने वाली है, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जो थर्मो से पहले पढ़ते थे वो गायब है, इसीलिए उसका ये हिस्सा करा रही हूँ। एक हिस्सा उसमें वेन डर वाल फोर्सेस था जो लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया, एक हिस्सा उसका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था। 50% स्टेट्स ऑफ मैटर तो यही हो गया मेरा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बताते तक और वेन डर वाल तक। सो अब यानी कि ये लिख सकती हूँ बच्चों, जब मैं ये लिख सकती हूँ तो क्या ये लिख सकती हूँ? देख लो ध्यान से, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ या ना? तो ऊपर वाली इक्वेशन में V2 बाई V1 था, तो नीचे वाली में इसको क्या कर सकती हूँ, P1 बाय P2। हर किसी की कॉपी में ये 2 बॉक्स वाले इक्वेशन, और लास्ट क्लास का अगर पीवी वर्क डन इज माइनस पीवी, पी डेल्टा वी है, तो वी आर गुड टू कंप्लीट दिस डीपीपी जो आपको दे दी गई थी लास्ट क्लास में। उस डीपीपी को कंप्लीट हम अब कर सकते हैं। इफ इरिवर्सिबल वर्क डन मतलब माइनस पी डेल्टा वी, रिवर्सिबल वर्क डन मतलब वो लॉग वाला फॉर्मूला। बस इतना याद है तो मेरी 2 क्लासेस सक्सेसफुल है, नहीं तो मैं अभी रुकूंगी, वेट करना पड़ेगा। और सबसे पहले वर्क डन में मैंने क्या स्पेसिफाई किया, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम क्या है, गैस। और एक्सपेंशन का क्या मतलब है, वर्क इज डन बाय द गैस, और उसका सिंबल क्या आता है, माइनस। नाउ दिस डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस, ये जरूरी नहीं आप नोट करें, आपकी मर्जी है, ये मैं करा चुकी हूं, बस मैं वर्क डन क्लोज कर रही हूं। सो कैन आई से वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज माइनस पी डेल्टा वी? तो आप ये मत अड़ जाना, ये वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी है बच्चों, लेकिन एक्सपेंशन इज अ पेपी वर्ड जो इजीली मुंह पे चढ़ जाता है, लिखने में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कुछ और ले आऊंगी, ऑटोमेटिकली उसका डेल्टा वी उसको प्लस बना देगा।
राइट। ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन में आप देखोगे डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, वो नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करके प्लस बना देगा। सो माइनस पी डेल्टा वी इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, नॉट नेसेसरीली, yes it is work of expansion as well as it is work of compression contraction, जो मर्जी आप बोलिए। तो कई बार देखा ये गया बच्चों को आदत पड़ जाती है कि ये तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, यस बुक्स स्टेटमेंट सब जगह ये मिलेगा, अंडरस्टूड माना जाता है, उस बच्चे को पता है कि एक्सपेंशन का मतलब गैस का फैलना है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी पता है कि गैस का सिकुड़ना है। ऑटोमेटिकली डेल्टा वी विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ तो इसके बाद आपसे गलती होपफुली ना हो, रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है और इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है। मैंने फिर से log v2 बाय v1 लिख दिया, आपका मन है आप log p1 बाय p2 लिख सकते हैं। डन, इतना क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे कैमरा ऑन कर लो यार। वर्क डन वॉज पाथ फंक्शन, वैक्यूम के अगेंस्ट जो आप वर्क डन करते थे, लास्ट क्लास में एक दो जगह आपको मैंने ट्रिक किया इस बात के लिए, वहां वर्क डन क्या है, 0। वैक्यूम वाले वर्क डन को मैं फ्री एक्सपेंशन भी बोलती हूँ, बिना खर्चे के काम हो रहा है, करना ही नहीं पड़ रहा काम, फ्री। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, गैस को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, बिना काम किए गैस एक्सपैंड हो रही है। देन कम्स रिवर्सिबल वर्क डन, अक्सर मैक्सिमम होता है, ये भी बताया जा चुका है आपको लास्ट क्लास में, और ग्राफ के थ्रू, एरिया कवर्ड के थ्रू भी मैंने बता दिया था, यूनिट्स भी मैंने बता दी थी। आज अर्ग्स, कैलोरीज, जूल सब पे काम करेंगे, राइट? वर्क डन है ना, तो इन सब पे काम होगा। सो कुल मिला के वर्क डन का सारा कुछ जो पढ़ा, तो जब आप मेरे चैप्टर टेस्ट या स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, मुझे लगता है सिर्फ एक ये स्लाइड पढ़नी चाहिए, इसमें सारा आ गया वर्क डन का, एवरीथिंग। जिसको एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगा, समझने समझाने में टाइम लगा, फर्स्ट क्लास में वैसे भी हमें चैप्टर के अंदर लाना होता है, इसीलिए टाइम लगता है। सो डन एवरीबॉडी यहां तक? सो वर्क डन को लेके क्लियर हो गया, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। अब मैं आ जाती हूँ पहला क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट नहीं करोगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी डीपीपी में आप इस फॉर्मूले को यूज करना समझोगे, लॉग को समझोगे, राइट? ये फॉर्मूला सिर्फ लाना है आर की वैल्यू और लॉग देखने के लिए, ये क्वेश्चन इसीलिए लाई है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रही है। जब तक ये दो वर्ड्स ना मिले तब तक लॉग वाला फॉर्मूला नहीं उठाओगे, कितना ही ललचाऊं मैं, राइट? तो जैसे ही आइसोथर्मल और रिवर्सिबल दो शब्द मिल गए, पक्का फॉर्मूला कौन सा है, जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सपेंशन कहां से कहां हुआ, 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब। तो V2 कितना है, 20, V1 कितना है, 10। वैल्यू पुट हो जाएगी व्हेन नीडेड। टेम्परेचर भी दे दिया 300 केल्विन, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में दूंगी तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी उठा के दे दिए 2.75, तो एनआरटी का एन भी दे दिया आपको। नाउ व्हाट इज आर, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में एक ही चीज मिसिंग है, आर। आर एक गैस कांस्टेंट है जो कि जूल्स या एसआई यूनिट में। अब मुझे क्यों एसआई यूनिट में चाहिए, क्या इस क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखी है एसआई यूनिट की? वॉल्यूम पहली बार है, लीटर में नहीं दिख रहा मेरे को, मिलीलीटर में नहीं दिख रहा, पूरा मोल कॉन्सेप्ट मिलीलीटर लीटर में निकाला है हमने। लेकिन यहां देखिए वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब, मींस व्हाट, एसआई यूनिट आ गई। एसआई यूनिट आ गई और चेक, केल्विन तो है ही एसआई, तो मेरे को सब कुछ एसआई में डालना है। तो एसआई यूनिट अगर देखें और वैल्यू यूनिट के हिसाब से आर की वैल्यू बदलती जाएगी, आर की वैल्यू एसआई में हमेशा होगी 8.314 ऑलवेज। प्लीज यूज ऑल 3 डेसिमल प्लेसेस। कुछ सजा दिया, अब इसको log 2 लिख सकती हूँ। लॉग देखना जितना लेट हो सकेगा उतना लेट सिखाऊंगी, जब तक मेरा काम चल रहा है लॉग देखे बिना तब तक चलाऊंगी। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है। जब आप जेई देने जाएंगे या आप 12th बोर्ड देने जाएंगे, हर क्वेश्चन के नीचे लॉग की वैल्यू मिलती है। तो लॉग की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 0.301। आई होप सबको पता चल गया log 2 कैसे आया। ये मेरा वर्क डन आ गया। अब डीपीपी का क्वेश्चन 6 क्या है, वर्क डन दे के क्या पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना, राइट? इतना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए था आर की वैल्यू, लॉग को कैसे कैसे आगे हम डील करेंगे। नाउ तो एक तरह से काइंड ऑफ कह दूं क्वेश्चन 10th को मैं कवर कर रही हूं, यहाँ पे पढ़ लिया है क्वेश्चन तुम लोगों ने, कुछ डिफरेंट होगा तो मिटा दूंगी 10 नंबर, और क्या कोशिश करते हैं कि क्या उसमें दे रखा है क्या इसमें दे रखा है, आप ही लोग बता दोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, बट थोड़ी देर के लिए फोकस यहाँ।
इतनी देर से एक्सपेंशन एक्सपेंशन चल रहा है, कहीं आप कंप्रेशन भूल ना जाओ, वो भी कोई चीज होती है। तो मैंने क्या दिया, 2 मोल्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इमीडिएटली मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, शायद कितना आएगा, 300। तो कैलकुलेशन का कितना ध्यान रख रहे हैं हम, 300 दे रहे हैं, ताकि आपको, मतलब हमने कैलकुलेटर्स नहीं चेक करने, हमने कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली, शिफ्ट टू लॉग वाला फॉर्मूला। ये 4-5 क्वेश्चन करा के फिर मैं दोनों क्लासेस मर्ज करके आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूंगी जो जेई में आए हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। फिर आपका कैलकुलेशन की स्पीड और उसमें लॉग का इतना स्ट्रेस नहीं देते, लॉग की वैल्यू हम 7 दे देंगे। तो आइसोथर्मली रिवर्सिबली टिल फाइनल प्रेशर रीचेस 10 एटमॉस्फेयर, यानी फॉर्मूला मेरे को P2 P1 वाला यूज करना, V2 V1 की जगह P1 P2 वाला यूज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट, लिख भी दिया फॉर्मूला मैंने, यहां तो भी हम सीख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल वगैरह सब गिवन है। प्रॉब्लम इज अगेन R। एसआई यूनिट्स में आर की वैल्यू थी 8.314। इस क्वेश्चन को चेक करके बताइए, क्या एसआई यूनिट में दे रखा है प्रेशर, किस में दे रखा है, एटमॉस्फेयर। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल। तो जब पास्कल्स में नहीं दे रखा तो आप आर की वैल्यू 8.314 नहीं पुट कर सकते। अब आपको याद करनी पड़ेगी आर की वैल्यू 0.0821। कोई इस तरह से फॉर्मूला पुट हुआ, आर की वैल्यू कर दी मैंने, एन पुट कर दिया, सब कुछ बाकी तो रेडीमेड क्वेश्चन में दे रखा था। वन मोर थिंग, लॉग वाली साइड थोड़ा उधर लेके चलते हैं। आपने इसमें देखा प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से कहां लेके जाना है, टिल 10, 1 से 10 पे लेके जाना था। तो ये आ गया मेरा। अब लॉग में डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, या माइनस का मतलब होता है डिवाइड, वन एज द सेम थिंग। जब आप लॉग की वैल्यूज देखना सीखेंगे आजकल में, आपको बता दूं log 1 हमेशा 0 होता है, log 10 हमेशा 1 होता है। पूरे log टेबल की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी डेसिमल्स होते हैं। तो log 10 की वैल्यू याद रख लेंगे, log 10 की वैल्यू क्या है, 1। तो अब इसमें log में 1/10 है बच्चों, तो इस 10 को अगर मैं ऊपर लाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने क्या किया, log 1/10 को माइनस log 10 लिख दूं। ये मैथ्स वालों के लिए नहीं कर रही मैं, जिनके पास इक्का दुक्का बच्चा बायो वाला कोई बैठा हो उसके लिए कर रही हूँ। बायो मैथ्स वालों को हम एज्यूम करते हैं, धीरे धीरे आ जाता है ये। तो log 1/10 को माइनस log 10 क्यों लिखा मैंने, log में रेसिप्रोकल कर दोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, लॉग में अगर आप उल्टा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहां पे माइनस log 10 दिख गया सबको। नाउ सॉल्व कैसे करूंगी मैं, अब माइनस log 10 इधर है, तो अब ये जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पता नहीं मैंने दोबारा क्यों लिख दिया इसको, ये वाला माइनस बाहर जाएगा तो फाइनली इसको क्या करने वाला है, प्लस। खैर वो भी बाद में सोचेंगे, आई थिंक इट्स अ रेपिटेशन, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन इट 2 टाइम्स। सो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगी, पहले तो इस सारे को सिंपल प्रोडक्ट जो आपका तरीका आपने किया, अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ये मत भूलिएगा। माइनस log 10, log 10 की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 1, क्या आई अदरवाइज इसकी वैल्यू, -1। ये माइनस और ये माइनस क्या बन गए, प्लस। और अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका आंसर एटमॉस्फेयर में आया है, प्रेशर चेक कर लो आप, एटमॉस्फेयर में था। तो जब भी प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में है, आपको 101.3 से मल्टीप्लाई करना है। वो जरा सब्जेक्टिव के क्वेश्चन 4th का ए पार्ट करिए और जवाब दीजिए। मैं अब आपको मैंने आपको क्या बोला, आइसोबारिक, ध्यान दिया आइसोबारिक पे। अच्छा, आज काफी देर मैंने इस बात पे स्पेंड करी बताने में, किसी भी गैस का, आइडियल गैस का P इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट। करी आज हमने इस बारे में बात। जब किसी गैस का P इंटू वी कांस्टेंट है, राइट, तो उस गैस का जब तुम प्रेशर नहीं चेंज करोगे तो तुम कैसे, मतलब कुछ सोच सकते हो वॉल्यूम कैसे चेंज कर रहे हो, मतलब उस वाले फॉर्मूले में जिसमें आप कहोगे हम ना प्रेशर के आगे आंखें बंद कर लेते हैं, हम देखेंगे ही नहीं प्रेशर को, क्योंकि हमने तो V2/V1 या V1/V2 जो भी आपकी याददाश्त में अभी आ रहा हो उसका स्ट्रेस मत लीजिए, ऑब्वियसली आपको सही फॉर्मूला पता है। तो आप जब प्रेशर नहीं चेंज कर रहे तो आप फिर तो कह सकते हो ना मेरे पास P1 है ना मेरे पास P2 है, क्योंकि प्रेशर क्या है, P। और दूसरी चीज, जब प्रेशर नहीं चेंज हो रहा तो मेरे पास V1 V2 कैसे होगा,
इट मीन्स यहां एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बड़ी खराब, जब तक हुई नहीं शेयर, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू होगी। जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर लेते हो, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कोई याद दिलाएगा? पीवी कर्व्स, चेक V1 V2, खटाक से चेंज हो गया, इतना फास्ट चेंज हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। तो ये रिवर्सिबल है? नहीं। अब आप कहोगे क्वेश्चन में ऊपर रिवर्सिबल लिखा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में जहां आपका पार्ट ए लिखा है, रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम दिस टू दिस व्हेन प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, रिलेटिवली वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, यही सवाल रहा होगा आपका, आई होप। और यही सवाल आना भी चाहिए था, यही हिंट देके गई थी मैं आपको। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर कभी भी रिवर्सिबल हो नहीं सकता। रिवर्सिबल कब है? डेल पी, छोटा छोटा प्रेशर, एक रेत का दाना हटाते गए, प्रेशर कम होता गया, एक्सपैंड होता गया। एकदम से प्रेशर आपने पूरी की पूरी मिट्टी एकदम से पिस्टन के ऊपर गिरा दी, तो उसके लिए तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ? जो मिट्टी गिराने के बाद घटा हुआ प्रेशर, वो हुआ। एकदम से खटाक से चेंज हो गया, वो तो फास्ट चेंज है। सो पॉइंट इज, ये एक हिडन बात कह लीजिए या पूछने का ट्रिकी तरीका कह लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कहीं बाहर नहीं जा रही मैं, कि जब भी अब क्वेश्चन में रिवर्सिबल दिए जाने के बाद भी आपको परेशानी बनने वाली है, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली रिवर्सिबल। आपने लिख दिया रिवर्सिबल, बट ये रिवर्सिबल नहीं है। सो अब कहीं आप लिखिए जहां ये क्वेश्चन या नोट्स में, कभी भी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट इरिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। इफ इट इज कांस्टेंट तो हमेशा रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट रिवर्सिबल नहीं हो सकता। कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हमेशा वर्क डन कौन सा है? इरिवर्सिबल। और अब आप मेरे को वर्क डन देंगे माइनस पी डेल्टा वी से। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड मैंने क्यों दिया है जी, कि क्वेश्चन में चाहे मैंने रिवर्सिबल दिया, बट अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव रिवर्सिबल। क्या मैं मान सकती हूं फोर्थ क्वेश्चन हो गया? बी पार्ट सी पार्ट आपने खत्म कर देना है, इसीलिए पूछने लायक था नहीं। ए पार्ट पूछने लायक था क्योंकि वो दिख रहा था आप अच्छा से कर लोगे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से। एक चेंज है आइडियल गैस का ए से बी, उसको दो रास्तों से लेके गई। एक रास्ता तो सॉलिड लाइन था, और मैंने उतना अच्छा नहीं बनाया जितना अच्छा उसमें बना हुआ है। तो मैं मतलब जल्दबाजी में बना जो भी, ये लाइन बहुत लंबी है, बट मेरे पास इतनी स्लाइड नहीं थी, इसलिए मैंने इसे कंप्रेस कर दिया। तो अगर जो मैं कह रही हूँ आपका कोई कंफ्यूजन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आएगा, वो इसी शेप की वजह से आएगा। तो उसी लिए मैं आपको प्रिंट में दे रही हूँ, शेप ध्यान से देख लेना, कोई कंफ्यूजन आए तो वो मुझे बचा लेगी। मैंने शेप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज की है बनाने में। चलिए, एक तरीका तो मैंने चुना ए से बी। दूसरा तरीका मैंने क्या चुना यहां पर? दूसरा तरीका मैंने चुन लिया डॉटेड लाइन वाला। पहले खटाक से कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये फास्ट चेंज है, वर्क डन 1। फिर यहां से यहां गिराया, वर्क डन 2, ये 0 होगा आपको पता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। वर्क डन 3, वर्क डन 4, अगेन 0 होगा, और ये वर्क डन 5। मुझे कहा गया है सॉलिड लाइन का वर्क डन और डॉटेड लाइन के वर्क डन का रेशो निकालो। डॉटेड बाय सॉलिड या सॉलिड बाय डॉटेड, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जिस साल भी आया है किसका भी रेशो यहां मत देखना, दिख रहा होगा, वो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, पढ़ लेंगे उतना। अब सबसे पहले मैं सॉलिड लाइन पकड़ती हूँ। सॉलिड लाइन से मुझे दिख रहा है कोई भी चेंज खटाक से नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है। स्लो चेंज हो रहा है अगर, तो स्लो चेंज लगता है रिवर्सिबल ही होगा। तो रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला तो एटलीस्ट मैं इस्तेमाल कर लूं। तो मैंने रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला उठाया, और V2/V1 बहुत इजीली आप देख सकते हो 0.5 और 5.5। तो चेक, यहां पर मैं आपको V2 और V1 वाला फॉर्मूला जो दे रही हूं, R जो दे रही हूं, उस पे निगाह रखना। मेरे पास V2 V1 जो है वो मैंने कैसे पुट करना, और क्या देखिए, पहले तो मैंने ये लिखा, थोड़ी और ट्रिक है इसमें, जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो कई चीजें होंगी। एनआरटी यही सिखाया है मुझे, टेम्परेचर पूरे क्वेश्चन में दिया है, चेक करो। पिछले में भी तुम टेम्परेचर मांग रहे थे ना मेरे से, 25 डिग्री ले लेते हैं, मैं कहा ले लो, देखते हैं क्या करके लाते हैं। टेम्परेचर नहीं दिया, कोई आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे 25 डिग्री होगा, नो, मैंने नहीं दिया टेम्परेचर, फंस गया क्वेश्चन।
एनआरटी, मुझे पता है एनआरटी की जगह मैं पीवी लिख सकती हूँ। फॉर अ गैस एनआरटी की जगह आप कभी भी पीवी लिख सकते हो, तो मैंने पीवी लिख दिया। किसी भी गैस के लिए पीवी कांस्टेंट होता है, बताया मैंने। मुझे आप बताइए अभी के अभी बिना पेन उठाए, P1 V1 इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? आधे से मल्टीप्लाई कर रही हूं 4 को 2, जो मेरे को कैलकुलेशन में आसान दिखा मैंने वो यूज किया यहां पे। इनिशियल कंडीशन में जो था कि उसको मैंने एक्सपैंड, प्रेफर हमेशा करिए इनिशियल वाला यूज करना। क्यों? क्योंकि अभी जब तक वो एक्सपैंड ही नहीं हुई तब तक उसका रियल या आइडियल गैस बिहेवियर शुरू ही नहीं हुआ। तो पहले वाले को ही मैंने मल्टीप्लाई करके हमेशा रूल बनाना है, मैं लिख लूं। मैंने लिख लिया वहां पे पीवी, ध्यान से देखिए। क्या 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5 को मैं 11 कर सकती हूँ? इतना तो हम कर लेंगे। तो मेरे को कोई log 11 दे अब। तो अब मैं आपको जो बताऊं, log टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड्स एट 10। यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया। log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। आप log 11 जैसे यहां पे आएगा और आप एक्सपेक्ट करोगे क्वेश्चन में दे रखा होगा log 11, नहीं दिया होगा। log 11 होता ही नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है? log 10। यहां आपको लॉग आना जरूरी है। वैल्यू तो अगले दे देंगे, लेकिन किसकी वैल्यू चाहिए आपको? भाई log 11 तो इम्पॉसिबल है। तो मेरे को 10 से छोटा करना है इसको। 10 से छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगी? इसको चेक कर लिया, 10 से छोटा। 1.1 इंटू 10 की पावर 1। अब मेरे को क्वेश्चन में दिखेगा भाई log 1.1 दे रखा। आपको क्वेश्चन में log 11 चाहिए, लेकिन दे मैंने log 1.1 रखा है। आप मेरे से पूछ नहीं सकते मैम log 11 दो, आपने बाई चांस गलत दिया है। या इससे आपको हिंट मिल जाए पक्का ना यहां कुछ गलती है, मैं 1.1 ही कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में log 1.1 दिया है। वो भी गलत कैसे? अब समझिए। जब आप log 11 की जगह ये पुट करते हैं, चेक एवरीवन, यही पुट किया मैंने 11 को ऐसे लिख के। इट मींस इतने हिस्से का मतलब क्या है? log 1.1। log में प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवाइड। तो अब मेरे पास मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? प्लस। ये यूं हुआ। पावर जो होती है वो एज इट इज उतर के आ जाती है log। तो अब आप देखिए इतने की वैल्यू, ये सिखाना है मैंने आपको धीरे धीरे। log 10 की पावर 1 वो एज इट इज उतर आई 1, क्योंकि log 10 1 है। 10 के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज उतर आएगी। log 1.1 मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 0.04, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.04। अगर आपने अपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दिया, मैं यहां पर यहीं पे 1.1 कर देती, यू विल मिस दिस। आप 1.04 की जगह 0.04 पुट कर रहे होगे एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग। और जेई एडवांस में इतनी गलती इज बिग इनफ टू लैंड यू रॉन्गली। सो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मेरे पास ये सॉल्व हुआ और आंसर आया 4.7 लीटर एटमॉस्फेयर। मैं अभी जूल वूल में नहीं जा रही क्योंकि मेरे को रेशो पूछा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू जूल, रेशो में वो कट ही जाना है जो भी यूनिट हो। इसके बाद नेगेटिव भी लगा देना, रेशो है वो भी कट जाना है, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट गुड दैट यू पिक्ड दिस थिंग कि नेगेटिव भी आना चाहिए था। व्हाई आई एम नॉट राइटिंग नेगेटिव? आगे मुझे पता है रेशो मांगा है, कट जाना। अब आ जाता है कौन सा बच्चों? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन में तुम जानते हो इसका वर्क डन तो जीरो होना है और इसका वर्क डन भी जीरो होना है। तो तीन ही वर्क डन निकालने, 1, 3 और 5। अगर आप ग्राफ रीड कर पाते हो जो आपके पास है, अभी करना नहीं, ग्राफ अगर आप खुद रीड कर पाएंगे बहुत इजीली आपको दिख जाएगा। वर्क डन 1 में प्रेशर कितना है? 4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम चेंज है 1.5 लीटर। पहले स्टेज का वर्क डन, दूसरी स्टेज का, तीसरी स्टेज का, ओवरऑल वर्क डन जो आपके पास आया वो वर्क डन इसमें आया डॉटेड लाइन का, तभी मैंने डी लिखा होगा शायद, WD डॉटेड लाइन का इतना, सॉलिड लाइन का इतना। और हमेशा जब भी आप वर्क डन वाले फॉर्मूला में P इंटू V लिखना चाहेंगे, इफ वैल्यूज आर कमिंग डिफरेंट मींस गैस इज नॉट बिहेविंग आइडियल, एक्चुअली इट इज बिहेविंग रियल, हमेशा स्टार्ट वाला लेंगे। मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमेशा स्टार्ट वाला लेंगे। ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये कम से कम 5 क्वेश्चंस थे। कोई ऐसी चीज जो आपके लिए ऐसी हो जो 10th क्लास में भी बताते तो ना पता चलती।
यूनिट चेंज बता दिया, एक्सो और एंडो का मतलब पता लग गया, हीट का सिंबल हाँ शायद ना पता हो, स्मॉल क्यू। बस स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, समझ आ गया सबको, एक्सटेंसिव इंटेंसिव वो सब हम कर चुके हैं, हर फिजिकल प्रॉपर्टी में यही आएगा, तो क्यू इतना ही है बस। तो आज कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कंप्लीट करी, एक तो मैंने वर्क डन और दूसरी कौन सी कर दी, हीट। अब आ जाते हैं तीसरी और आज के लिए आखिरी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। एक्सट्रीमली इजी, मैं जो बोलती जाऊंगी मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं। सबसे मुश्किल वर्क डन था, गुड। हीट, आपकी बॉडी ने हीट जनरेट करनी है, कैलोरीज जनरेट करनी है, बर्न करनी है, चल के होगी, दौड़ के होगी कि कूद के होगी, पाथ पे आ गया। पॉइंट इज, आप यहां से चल के 10 बार इसका चक्कर काट के यहीं के यहीं खड़े हो जाओ, आपकी बॉडी वर्क डन ज्यादा करेगी एज कंपेयर टू यहीं खड़े थे। पाथ इज डिसाइडिंग क्यू चेंज, हीट का चेंज पाथ डिसाइड करता है, ना कि पोजीशन। पोजीशन तो वहीं के वहीं खड़े हो गए। इफ इट इज स्टेट फंक्शन, आपको जब भी सवाल पूछना है कि ये पाथ फंक्शन कैसे है, तो मैं कहूंगी चलो स्टेट फंक्शन मान लेते हैं। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है, आप अगर सेम जगह पहुंचे तो आपकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी आप जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कोई नहीं, चाहे आपने 10 चक्कर काटे। लेकिन अगर आपने 10 चक्कर काटे हैं, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, चाहे आप वहीं के वहीं पहुंचे। या द बेसिक एग्जांपल, आप सीढ़ियों से चल के आ रहे हैं या लिफ्ट से आ रहे हैं, सेम ही जगह आ रहे हैं, हीट का फर्क होगा। दैट्स व्हाई वी से इट इज पाथ फंक्शन, नॉट एट ऑल स्टेट फंक्शन। सम ऑफ ऑल टाइप्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो किसी भी मैटर के अंदर हो सकती हैं, दसियों तरह की एनर्जीज मिलेंगी, उन सबको इकट्ठा पढ़ते हैं हम, अलग अलग नहीं पढ़ते, और उन सबको इकट्ठा नाम क्या देते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी। अब कौन सी दसियों टाइप की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, बोहर ने निकाल के दी है। अच्छा, न्यूक्लियस की भी एनर्जी होगी, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल क्या है, सीबी, केमिकल बॉन्ड जो बना हुआ है उसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब और डिटेल जाएंगे जब आप फिजिक्स में थर्मो पढ़ेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है। तो एक एक हिस्सा बढ़िया करके खुलता जाएगा, तो कुल मिला के इतनी एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको, हर एक को अलग अलग पढ़ने का कोई यूज नहीं है थर्मोकेमिस्ट्री में या इस सब्जेक्ट में। इन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दिया मैंने, इंटरनल एनर्जी। एक नंबर की ये डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव भी तभी कर पाएंगे जब वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पता हो। देखो ये चीज दिखनी नहीं है आप, राइट, ये चीज दिखनी नहीं है। हम इस चैप्टर में भी कहां शुरू हुए, अब आपको 1 किलो कोयला दिया गया, बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी, आपने बता दिया। अगर मैं वो 1 किलो कोयला जलाऊं तो क्या सारी इंटरनल एनर्जी से मैं टरबाइन मूव कर सकती हूँ, स्टीम इंजन। मुझे स्टीम इंजन बनाना है इस चैप्टर में। स्टीम इंजन कैसे काम करता था, पानी उबाला, अगर आप बहुत पुरानी मूवीज देखें तो ट्रेन का जो सीन होगा तो उसमें कोयला भर भर के डाल रहे हैं, तो वो कोयला भर भर के क्यों डाल रहे हैं, 2 डिब्बे तो सिर्फ कोयले के हुआ करते थे, और इंजन में सिर्फ सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता था, कॉन्स्टेंटली 2 बंदे उसमें कोयला डाली जा रहे हैं। कोयले से क्या हो रहा है, आग लग रही है, आग से क्या हो रहा है, दूसरे कंटेनर में पानी उबल रहा है, उस उबलते हुए पानी से बनती है स्टीम। स्टीम को एक पिस्टन पे डाला जाता है, वो पिस्टन मूव करता है, जिसको आप कह लीजिए व्हील, पहिया मूव करता है, उससे इंजन चलता है और ट्रेन चलती है। ट्रेन तेज चलानी होती थी तो कोयला ज्यादा डालो, ट्रेन को स्लो करना है तो कोयला कम कर दो, धीरे 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 उसकी आंच कम होगी और फिर जाके ब्रेक्स काम करेंगे। तो स्टीम इंजन आपको बनाना है, तो आज मैं 1 किलो कोयले की इंटरनल एनर्जी पढ़ रही हूं, लास्ट लेक्चर में पढ़ूंगी इसका कितना हिस्सा काम में आया, राइट। अभी आप कौन सा वर्क डन पढ़ रहे हो, वेस्ट वाला। स्टीम ने फैलने में इतना खर्चा कर दिया, मेरा कोयला आधा तो स्टीम को फैलाने में लग गया। एंड लेक्चर आपका क्या होगा, जिससे राइट ब्रदर्स को आइडिया आया था, पानी उबल रहा था एक पैन में, अगर आप देखें सेरेंडिपिटी इसमें भी आती है, पानी उबल रहा था पैन में और उस पैन को ढका हुआ था, कोयला नीचे जल रहा था, पहले टाइम की कुकिंग इसी पे होती थी, और एकदम से प्लेट गिर गई। उस कोयले की एनर्जी से पहले बर्तन गर्म हुआ,
उसकी एनर्जी से फिर पानी गर्म हुआ, वो पानी गर्म होते होते 80 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री पे जब पहुंचा, कितनी हीट वेस्ट हो रही है। आप कोयला जला रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में वेस्ट हो रहा है, बर्तन को गर्म करने। उससे भी बड़ा हिस्सा वेस्ट हो रहा है पानी को गैस बनाने में। फिर वो गैस एक्सपैंड करेगी, प्लेट तक पहुंचेगी और वेस्टेज। फिर जब वो प्लेट तक पहुंची, प्लेट जैसे ही गिरी तो पता चला स्टीम हैज द कैपेबिलिटी टू मूव द थिंग्स। वहां से आइडिया आया स्टीम इंजन बन सकता है। एक बार इंजन बना तो फिर हम एरोप्लेन तक तो पहुंच ही गए। तो लास्ट क्लास मेरी होगी वो प्लेट गिराने के लिए कितना काम, वो है यूजफुल वर्क डन फॉर ह्यूमंस। आप देखिए, बेस्ट मशीन ऑन अर्थ इज स्टिल ह्यूमन बॉडी। इसका जवाब इसी चैप्टर में मिलेगा, हाउ ह्यूमन बॉडी इज वर्किंग। कैसे आपने उसको बेस्ट बोल दिया, क्यों रॉकेट बैटरी बेस्ट है, वो अगले साल पढ़ेंगे, इसी का एक्सटेंशन। सो यानी मैं कहां पहुंच रही हूं आज, उस जगह जिसके लिए चैप्टर लाया गया। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था। कोयले की एनर्जी आज हम देखेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी है जी 1000 किलो जूल। और जब हम उसका देखेंगे वर्क डन तो पता चलेगा हम शायद उसका 150 किलो जूल यूज कर पाए, बाकी सारा वेस्ट हुआ, कुछ राख बनने में बर्बाद हुआ, राइट। कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकले, सफेद धुआं निकला, तो मेरे पास बचता ही बहुत कम है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेफर्ड थिंग। सो आप बहुत बार सुनते होंगे न्यूज में, 4 दिन बाद हिंदुस्तान का कोयला खत्म होने वाला है, बिजली नहीं आएगी। मैक्सिमम ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन कोल जनरेटेड पावर। ये डैम शैम जितने भी हैं, बट हम मैक्सिमम अभी भी कोयले पे डिपेंड करते हैं अपने घर की बिजली के लिए। इंडस्ट्री कोयले पे डिपेंड करती है। अब इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू का मुझे कुछ नहीं करना कि मैं सारी एनर्जी लाऊं, उसको एल्जेब्रिक सम करूं और रिपोर्ट करूं, नहीं। मुझे क्या रिपोर्ट करना है एक्चुअली, मेरे काम का क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा बच्चों, U2 माइनस U1 या E2 माइनस E1। तो क्या आया मेरे पास सिंबल, यानी अब अगर मैं इसकी बात करूं, डेल्टा U और डेल्टा E, तो वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। U और E सिंबल में वेरी। अब उसके बाद व्हाट इज 2 फॉर मी इन केमिस्ट्री, इन अ रिएक्शन, प्रोडक्ट। व्हाट इज 1 फॉर मी, रिएक्टेंट। तो जब आपके पास अब अगली क्लास से रिएक्शन स्टार्ट होंगे, तो आप लोग प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी माइनस करके बताएंगे इस रिएक्शन का डेल्टा U ये था। बता पाएंगे U2 माइनस U1 जब आएगा, खैर तब मैं खुद ही करवाऊंगी आपको। तो इंटरनल एनर्जी, तो थोड़ी थोड़ी थर्मोकेमिस्ट्री की आपको झलक दिखने लगेगी, रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। किसी रिएक्शन का डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी चेंज, उसका मतलब ये है। और वो हो गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है बच्चों, प्रोडक्ट्स, इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट्स। चेक, क्या ये दो स्टेटमेंट्स ठीक है, ये स्टेट फंक्शन है। अगर अभी भी किसी को समझ ना आया हो आप कैसे डिसाइड करते हो स्टेट फंक्शन, तो आई कैन एक्सप्लेन। ये एक स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भाई जितना सामान लाओगे, जितना मैटर लाओगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतने ज्यादा न्यूक्लियस, उतने ज्यादा वाइब्रेशन, उतने ज्यादा रोटेशन, तो अंडरस्टूड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर है सबको। यूनिट, यूनिट पे अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लाने वाली हूं मैं आपके पास। यूनिट पे हम लोग बहुत गलती करते हैं। सो 1 जूल, अभी तक आपके सामने मैं शायद जूल ही लाई हूं इफ आई रिमेंबर। एनर्जी की कोई और यूनिट आई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके अलावा, एनीवन? अच्छा, ईवी आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सिर्फ जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तब है, अब तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर ही नहीं रहे। अब एनर्जी की वो यूनिट, क्योंकि यहां से आपकी डे टू डे लाइफ की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। अगर आप इंजन की बात कर रहे हैं तो अगली क्लास में आप कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे, कौन से फूड की कैलोरीज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, कौन से फ्यूल की कैलोरीज जो डे टू डे लाइफ में आप सुनते हैं। तो उसमें आपकी यूनिट्स थोड़ी और आएंगी। जूल और अर्ग्स में रिलेशन दिख गया, 10⁻⁷। अब एक और यूनिट आती है जो पिछली स्लाइड में भी शायद मैंने डिस्कस की है, पिछली पे कैलोरीज लिखी थी मैंने हीट पे। उन सारों को एक साथ एक स्लाइड पे भी मैं लाने वाली हूं। आज तक जितनी भी आपने एनर्जी की यूनिट पढ़ी हैं उन सबको अभी मैं लाने वाली हूं। अर्ग ले आई एक बहाने से, पिछली स्लाइड पे कैलोरीज ले आई। नाउ ये
इंटरनल एनर्जी के लिए पहली और आखिरी चीज जो आपको पूरे चैप्टर में तंग करेगी, आपसे क्वेश्चन गलत ही वहां होने हैं जहां पर कोई भी चीज जीरो हो जाती है। आप फॉर्मूला लगाओगे और आंसर जीरो होगा। कोई भी आइडियल गैस उठा लाओ, क्वेश्चन में अगर आइडियल गैस दिया, कोई भी आइडियल गैस उठा लाओ, उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। तो अब आई थिंक हमें लगता है पता होना चाहिए आइडियल गैस होती क्या है। हाँ हाँ, वो तो रियल लाइफ में अगर बात करूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो होगा, वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस क्या होगी अगर इस शब्द को तोड़ूं? वो गैस जो आइडियली गैस की तरह बिहेव कर पाए। गैस का बिहेवियर क्या है? आज मैं जोक शायद ज्यादा मार रही हूं, बट इट्स ओके। गैस का बिहेवियर क्या है? अगर आप गैस को समझें तो क्या है? इट शुड बी एबल टू एक्सपैंड फ्रीली। कौन सी गैस फ्री एक्सपैंड हो सकती है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए? बट आप पढ़ के आए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं दी मैंने जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। एटलीस्ट डिस्पर्शन फोर्स तो सब में था। नॉन पोलर जिनॉन की दो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल गया था हमको। हाउ कैन यू से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा? फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? कोई रोकने वाला नहीं है। जिनॉन के पार्टिकल्स, मैं अगर जिनॉन गैस को इस जगह पे एक सिलेंडर में रख के रिलीज करना शुरू करूं धीरे धीरे, तो जिनॉन के पार्टिकल्स मूव करके उस रूम के एंड तक पहुंचने चाहिए। बट दूसरे और जिनॉन के पार्टिकल्स जिन्होंने उसको घेर रखा है बाय डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, वो थोड़ा सा ही सही ड्रैग करेंगे पीछे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? रोकना। हाउ कैन यू से दैट गैस इज आइडियल? नो। तो आइडियल गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव नॉर्मली। तो ऐसी गैस है आइडियल। भाई आइडियल गैस जब मैं पढ़ रही हूं तो मैं ऐसी ही गैस पढ़ रही हूं, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, यानी उस गैस को एक्सपैंड करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वो गैस एक्सपैंड करेगी हमेशा फ्रीली, कोई खर्चा नहीं करना पड़े। जब उसको कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा तो उसके लिए तो एक तरह से वर्क डन भी नहीं आएगा, जो अगली स्लाइड्स पे आएगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी किसी गैस की चेंज थोड़ी सी भी करनी है तुमको, वो चेंज करने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है मूड में? मान लीजिए आइडियल गैस का एग्जांपल है जिसकी इंटरनल एनर्जी है 100 किलोजूल पर मोल, और उसको तुमने एक्सपैंड होने दिया। उसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो जब वो एक्सपैंड हो रही है तो उसे कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। उसकी पहले भी एनर्जी 100 थी, अब भी एनर्जी 100 है। वाई? बिकॉज देर इज नो नीड टू कंज्यूम दैट एनर्जी। कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको, कोई काम ही नहीं करना पड़ा, किसी फोर्स के अगेंस्ट जाना ही नहीं पड़ा, तो उसका खर्चा नहीं हुआ। अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया, बढ़ा दिया टेम्परेचर, उसको फ्लेम पे रख दिया, अब जिसकी इंटरनल एनर्जी 100 किलो जूल थी उसके नीचे तुम फ्लेम रख दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना। उसको तुम ठंडा करने रख दोगे तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी कम होगी। टेम्परेचर में ताकत है सिर्फ किसी गैस की एनर्जी को बढ़ाने या घटाने की। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, और किसी चीज में नहीं। यानी आइडियल गैस जब भी आएगी, इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक बात से अफेक्ट होगी, और वो क्या है? टेम्परेचर। यानी अगर हमने दे दिया आइसोथर्मल, आंख बंद करके डेल्टा यू जीरो करना है, आप करेंगे नहीं, बस होगा यही। ऐसे कैसे जीरो कर दे इंटरनल एनर्जी? गैस को फैलना है, उसका खर्चा ही नहीं हो रहा। हाँ जी, आइडियल गैस को एक्सपैंड होना है, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने मान लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं, ये तो एक्सपैंड होना ही होना है। यानी अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर दोगे, आइसोथर्मल का मतलब क्या है? फिक्सिंग आउट टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स है, आप उसको 10 गुना एक्सपैंड करिए, 100 गुना एक्सपैंड करिए, 20 गुना कॉन्ट्रैक्ट करिए, कुछ ही करिए, उसका यू जो था वही रहेगा। तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। वो जो आइसो वाली स्लाइड कराई थी याद है? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, दिस वहां एक और वर्ड डालूंगी जल्दी ही अगली क्लास में, जिसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसको क्या आइसो एनर्जेटिक कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं? आएंगी स्लो स्लो ये टर्म्स, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इन क्वांटिटीज का। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या मैं ये याद रख सकती हूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आइडियल गैस का तो इंटरनल एनर्जी चेंज जिंदगी बीत जाएगी? नहीं होगा।
कुछ ही एक्सपैंड कर लो, कुछ ही उसके साथ कर लो, एक्सेप्टेड। थोड़ा थोड़ा आपको इसका लॉजिक भी मिलेगा नाउ। तो फिर इंटरनल एनर्जी बदलती कब है, नोट करिए इसको। देखिए बहुत सिंपल नॉर्मल चीजें हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज कब होती है? या तो आप सिस्टम को हीट दो, अभी कराया मैंने आपको कि उसको फ्लेम पे रख दो, या उससे हीट बाहर निकलने दो, उसको ठंडा कर दो। ठंडा करोगे तो गैस की एनर्जी कम होगी, शायद वो लिक्विड ही बन जाए। गर्म करोगे तो गैस की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ेगी शायद वो कंटेनर को ही तोड़ दे। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती घटती किस किस चीज से है? एक तो टेम्परेचर से, बढ़ाने या घटाने से। दूसरा कुछ लिखा है मैंने आपके पास, वर्क डन। आप एक चीज सोचिए, आपको कभी गरम गरम दूध पीने को दिया गया हो और आपसे इतना गरम नहीं पिया जा रहा, आपका मुंह जल रहा है, तो क्या करते हैं मम्मा पापा? उसको कैसे ठंडा करते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? वर्क डन। आप उस पे काम कर रहे हैं उसको ठंडा करने के लिए। या कह लीजिए आपको दिख रहा है आप उस पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है, दूध को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे। दिस मिल्क इज वर्किंग। जब वो मिल्क काम कर रहा है तो काम करने में मूव कर रहा है ना मिल्क के पार्टिकल्स। जब उस मिल्क को आप काम करवा रहे हो तो कहां से कर रहा है वो? अपनी एनर्जी से, अपना खर्चा करके। अपना खर्चा करके करेगा तो ठंडा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस है, यस, वो भी कह सकते हो। मतलब अभी तो डे टू डे लाइफ की बात हुई ना, एक और देती हूँ एग्जांपल। ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें पिन पॉइंट कर सकते हो और वही मुझे चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट आएगा इसको सुनने में। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में कोई भी चीज आपको दी है ठंडी, और उसको आपको गर्म करना है। मतलब आप फ्लेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये करते हैं हम कभी? इसके करने में कोई ग्रेविटी उठा लाया तो मैंने कहा चलो ग्रेविटी को निकाल देते हैं। आप ये भी जब करते हो, यू आर डूइंग वर्क। आप उस लिक्विड, क्योंकि आपको रोजमर्रा में लिक्विड दिख रहा है इसलिए मैं लिक्विड बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं गैस बोलती। आप ये भी जो कर रहे हैं ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये भी आप कर रहे हैं तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आप काम कर रहे हैं तो एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, वो वाली बात सुनी होगी ना, राइट? वो भी पता है आपको। तो आप जब ये काम कर रहे हैं तो आपके हाथ से जो मैकेनिकल फोर्स जा रहा है, एनर्जी जा रही है, किधर जा रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है? नहीं। अच्छा, अभी तक हमारी लाइफ में ये लॉ आया नहीं है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमने नहीं डिस्कस किया अब तक उसको, हमें नहीं पता, अभी तो हम एटम मॉलिक्यूल और बॉन्ड पे ही लगे हुए थे। यहीं से आना है। थर्मोकेमिस्ट्री को एक और नाम से जाना जाता है, थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जेटिक्स। एनर्जी को लेके सब कुछ यहीं पे आया। सो पॉइंट इज, अगर आप किसी सिस्टम पे काम करोगे, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिस्टम में वर्क जा रहा है, एनर्जी जा रही है, डिस्ट्रॉय होगी? नहीं, ऐड होगी। सिस्टम से आप एनर्जी निकाल रहे हो काम के रूप में, वर्क डन के रूप में, तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इंटरनल एनर्जी को कम ज्यादा एक और तरीके से किया जा सकता है, उससे काम करा दो या उस पे काम कर दो। तीसरा और आखिरी, मैटर ही एक्सचेंज कर दो। अब मैटर एक्सचेंज, चीज ही बदल दी फिर तो बात सही है। उसके अंदर कुछ डाल दिया, उसके अंदर से कुछ निकाल लिया, सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज। मैटर एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि इसकी जगह वो चीज डाल दी। मैटर एक्सचेंज का मतलब क्या है? आप सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने दो मैटर को, थोड़ा सा गिरा दिया, थोड़ा सा दूसरे कंटेनर में डाल दिया, लो जी, हो गई इंटरनल एनर्जी कम। अब जब आप मैटर ही निकाल दोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, आपने जब मैटर ही निकाल बाहर किया तो फिर तो एनर्जी कमी होगी ना। या मैटर डाल दिया, फिर तो एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चीजें बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, रोटेशन बढ़ गई, तो एनर्जी भी बढ़ गई। तीन ही तरीके हैं जिससे आप इंटरनल एनर्जी को छू सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आएगा वैसे, अभी तो हम तीन बोल रहे हैं, बट कुछ आएगा तो इन्हीं तीनों के अंदर स्पेसिफाई होके आएगा, चौथी हेडिंग नहीं आएगी। इंटरनल एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की यूनिट में क्या एक्सपेक्ट करती हूं? जूल्स। लेकिन ये क्या है? किसी मैटर के अंदर, तो मैटर की क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी बच्चों। अगर मेरे को एक कोयले की इंटरनल एनर्जी मांगनी है तो आप 2 किलो की तो नहीं दोगे ना। मेरे को 1 kg कोल की एनर्जी मांगनी है तो आप मेरे को 1 kg की देंगे, 2 kg की तो नहीं देंगे। यानी आई नीड टू स्पेसिफाई सम अमाउंट। तो मैंने एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल करके क्या बना दिया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी इज इंटेंस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैंने बना दिया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब
आप जब भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दोगे, मैं पूछूंगी ये पर मोल है, हाँ पर मोल है, देन आई विल यूज। तो इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या हुई बच्चों? जूल पर मोल। अगर एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव, घटी तो नेगेटिव। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, इंटरनल एनर्जी तो एक्सटेंसिव थी। अब आप ये कहोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट एक्सटेंसिव, ये तो पर मोल में दे दिया, पर मोल में तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। सो जिसके आगे भी डेल्टा लग गया वो क्या होगा? मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। चेंज जब भी आप कर रहे हो साथ में मैटर फिक्स कर रहे हो, मतलब हर किसी के आगे डेल्टा नहीं, लेकिन मैटर तो फिक्स कर ही रहे हो ना। मैटर जैसे ही आपने फिक्स कर दिया, ये अब मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। आप 100 किलो कोयला भी रख रहे हैं, रिपोर्ट क्या कर रहे हो? पर केजी इतनी एनर्जी है। 1000 किलो भी रख रहे हैं तो पर केजी इतनी एनर्जी है, जो डेंसिटी के साथ हमने किया। तो ये छोटी छोटी चीजें इंटरनल एनर्जी के बारे में आज बतानी जरूरी थी। लास्ट, हर यूनिट को जूल के साथ रिलेट कर दिया। किसके साथ? 1 जूल के साथ। 1 जूल इज इक्वल्स टू इतने अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल्स टू इतनी कैलोरीज, ये मैं दे रही हूं आपको। 1 जूल इज इक्वल्स टू इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम पहले करके आ चुके हैं। ये है मेरे पास एनर्जी। 1 जूल से ही तो कंपेयर करना है मेरे को, राइट? अब आप सोचिए, ये सारे के सारे मैंने किससे कंपेयर कर लिए? या मैंने आपको क्वेश्चन दिया, नो कंपैरिजन, आई एम सॉरी, ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है। दिस इज माय क्वेश्चन। इफ दिस इज गिवन टू यू, ये दे रखा है, कहीं आप ये सोचो ये मेरे को याद करके जाना पड़ेगा, नहीं, मैं दे रही हूं आपको अभी आज के लिए। इफ दिस इज गिवन, कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है, ये कैसे करोगे? हर एक को जूल्स, हाँ जी, बड़ी इजीली, सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत इजीली दिख जाएगा, देख के ही पता चल रहा है। लेकिन कोई ऐसा हो जिसको नहीं देख के पता चल रहा हो, लास्ट ईयर्स के मेरे एक्सपीरियंस हैं, एकदम से बच्चे कंफ्यूज हो गए। बहुत आसान तरीका मैंने किया कि सबको मैंने जूल्स में लिख लिया, क्योंकि जूल सबसे आसान यूनिट है डील करने के लिए, मैथमेटिकली देख के ही पता चल रहा है। स्टिल मैंने सबको किससे रिलेट कर लिया? जूल से। अब आप देखिए, मैंने वहां से उठा के इसको रिलेट कर लिया। एक वैल्यू है 10 की पावर -19 जूल, छोटी है। एक है 10 की पावर -7 जूल, थोड़ी बड़ी है। एक वैल्यू है बहुत बड़ी है। तो सबसे आगे मैं किसको रखूंगी? कैलोरी को। फिर मैं किसको रखूंगी? अर्ग को। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे भी पता है सबसे छोटी वैल्यू होगी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको जूल किधर रखूं? अब 1 जूल है, 4.18 से तो छोटा ही है 1 जूल, तो जूल कहां रखूंगी? यहां। दिस इज द ऑर्डर। जस्ट एक अप्रोच की बात है, आपसे 4 यूनिट के बारे में दे रखा हो, आपको देख के ही पता चलता है। बट द डिफिकल्ट थिंग इज, ये नहीं दिया होगा तब पूछा जाएगा। ये तो क्लास 11th में आने वाला देख के तो हर बच्चा कर लेगा। ये एक्चुअली में नहीं दिया होगा, धीरे धीरे इस चैप्टर के थ्रू आपसे एक्सपेक्टेड है कैलोरी, जूल और सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर सबको? तो आज की क्लास यहीं तक। आज